आइए दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और गुदगुदाता अंक जिसका नाम है लाश की तलाश, जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी और चित्रांकन है बेदी जी का। विशालगढ़ के राज उद्यान के एक सुनसान कोने में बुढ़के चुटके काम बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। तो फिर यह पेशगी रख लो, शेष काम हो जाने के बाद काम हुआ ही समझो आप। उधर महामंत्री धर्म सिंह की देखरेख में राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शाबाश, मुख्य द्वार से पंडाल तक फूलों की दरी बिछा दो। इस सजावट का कारण था राजा विक्रम सिंह के पुत्र का नामांकन समारोह। पूरे नगर के अलावा आसपास के राज्यों के राजाओं को भी रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था। अतः तैयारियां जोरों पर थी। 56 तरह के व्यंजन। वाह शरीफचंद, आज तो दावत का मजा आ जाएगा। महाराज स्वयं रानी सवर्णलता के कक्ष में नन्हे राजकुमार के साथ उपस्थित थे। रानी सवर्णलता, देख रहा, हमारा बेटा एक दिन जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, ईश्वर करे हमारा बेटा एक दिन चांद की तरह गगन पर चमके। तभी महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, हमसे क्या काम है? महाराज, लालगढ़ गांव का कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। लालगढ़? लेकिन इस समय उससे कैसे मिल सकते हैं? उसे आज हमारी दावत में शामिल होने का निमंत्रण दो। हम कल संध्या के समय उससे अवश्य भेंट करेंगे। क्षमा करें महाराज, उसकी हालत बहुत दयनीय है। शायद कल रात तक वह जीवित न बचे। क्या कह रहे हो? ये इधर कहाँ है वह व्यक्ति? हम उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। आइए महाराज। चिकित्सालय में राजवैद्य उसे होश में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर जैसे ही राजा विक्रम सिंह वहाँ पहुँचे, महाराज, उफ, इसकी हालत तो वाकई खस्ता है। राजवैद्य जी, क्या हुआ है इसे? यह भुखमरी का शिकार है महाराज। गुर्दे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बचने की कोई संभावना नहीं दिखती है। क्या कहा? भुखमरी? क्या हमारे राज्य में कहीं भुखमरी से भी लोग मर रहे हैं? महाराज की जय हो। महाराज, मैं लालगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लखिया है। महाराज, लालगढ़ को वीरान होने से बचा लीजिए। वहाँ भयंकर भूखा अकाल पड़ा है। गिद्धों की भूखी निगाहें गिरती हुई लाशें ढूंढ रही हैं। अगर आपने शीघ्र ही वहाँ अनाज पानी की व्यवस्था न की तो सैकड़ों इंसानों की हत्या का पाप आपके सिर होगा। हे राम! इतना कहते ही उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस जानकारी के पश्चात राजा विक्रम अत्यंत गंभीर उठे। फिर बोले, आह, यह कैसा दुर्भाग्य है। हम यहाँ दावत का प्रबंध कर रहे हैं और उधर लालगढ़ के निवासी भुखमरी का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। महाराज, हमें लालगढ़ के निवासियों के लिए तुरंत ही भोजन पानी व धन की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ देर बाद महामंत्री धर्म सिंह के साथ 10 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान व धन ला दिया गया। महाराज, लेकिन एक समस्या, इस सारे सामान को किसकी देखरेख में भेजा जाए? मैं स्वयं चला जाता हूँ महाराज। नहीं महामंत्री, अगर आप चले गए तो फिर मेहमानों की उचित देखभाल कौन करेगा? और सेनापति भी इस समय सीमा की गश्त पर है। तभी महाराज विक्रम सिंह के विशेष सलाहकार हसमुख ने वहाँ प्रवेश किया और कहा, महाराज, आप हमारे बाकीलाल जी को क्यों बोल रहे हैं? इस कार्य के लिए बाकीलाल से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाकीलाल जी, वाह हसमुख, तुमने तो हमारी समस्या चुटकी बजाते ही हल कर दी है। गुस्ताखी माप। महाराज, बंदा इसी बात की तो तनख्वाह पाता है। महामंत्री जी, आप फौरन बाकीलाल को हमारे पास भेजिए। इधर बाकीलाल उस समय बदन को कसरती बनाने में लगा हुआ था। हे लाल लंगोटे वाले, अगर तेरी कृपा का भंडार इसी तरह खुला रहा तो मैं जल्द ही इस लायक बन जाऊंगा कि मशहूर गामा पहलवान को भी चुनौती दे सकूंगा। जय बजरंगबली। और भोले शंकर, तुझसे तो केवल इतनी ही प्रार्थना है कि बस तू मुझे काम धाम से कुछ दूर ही रखना। जय भोले शंकर। और तभी संकट की घड़ी आन पड़ी। अरे महामंत्री धर्म सिंह जी, आप आइए आइए। बाकीलाल जी, आपको तुरंत महाराज ने याद किया है। खुसट कहीं कोई मुसीबत गले में डालने तो नहीं आया है? महाराज ने, उफ, आप चलिए, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। जी, लेकिन कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, आप शीघ्रतापूर्वक राज दरबार पहुँच जाइए। महामंत्री के जाते ही बाकीलाल तैयार होकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। उफ, समझ में नहीं आता है, ये सारे महत्वपूर्ण काम मेरे ही सर क्यों मर दिए जाते हैं? ना जाने आज कैसा कार्य होगा। महाराज को मुझसे, उफ, मेरा बाकीलाल आ रहा है। राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचकर बाकीलाल ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर देते हुए विक्रम सिंह बोले, बाकीलाल, तुम्हें इसी समय अनाज धन फल से अधिक 10 बैलगाड़ियाँ लेकर लालगढ़ जाना है और भुखमरी के शिकार लालगढ़ के निवासियों के लिए राहत शिविर स्थापित करना है। 10 सैनिक तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे। 10 सैनिक बुरे फंसे। महाराज का हुक्म टाला नहीं जा सकता। लेकिन ना कुछ सोचकर बाकीलाल कह उठा, महाराज, आपको तो पता ही है मैं अपना कार्य अकेला ही करता हूँ, इसलिए अगर आप लालगढ़ मुझे अकेले ही 10 बैलगाड़ियाँ लेकर जाने दे तो बड़ी कृपा होगी। हमें तुम पर नाज है बाकीलाल। तुम शीघ्र ही खाना लेकर रवाना हो। जो आज्ञा महाराज। और फिर कुछ देर बाद मैंने सारी बैलगाड़ियों को एक दूसरे के पीछे बांध दिया है। अब जहाँ पहली गाड़ी जाएगी वहीं बाकी की 9 गाड़ियाँ भी जाएगी। वाह, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे बाकीलाल। इस प्रकार बाकीलाल लालगढ़ की ओर चल पड़ा। वाह, यह हुई ना कोई अक्लमंदी की बात। बड़े दिनों से महल में पड़ा ऊब रहा था, अब कुछ दिन किसी दूसरे नगर में चैन की बंसी बजाऊंगा। लालगढ़ वासियों को मरने दो भुखमरी से। इधर लालगढ़ में चारों ओर भुखमरी फैली थी। हे भगवान, हम पर रहम कर।
बरसा दे रिमझिम सावन की झड़ी, या फिर इसी पल हमें मौत दे। भूख प्यास अब और बर्दाश्त नहीं होती है, लगता है हम सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पानी, आह। हौसला रखो भाइयों, लखिया हमारा संदेश विशालगढ़ तक अवश्य पहुंचा देगा और महाराज हमारी मदद के लिए अवश्य ही कोई उपाय करेंगे। लेकिन कुछ दिन और यूं ही बीत गए। अब तो लालगढ़ के निवासियों की हालत और भी खस्ता हो गई थी। उफ, लगता है लखिया हमारा संदेश महाराज तक नहीं पहुंचा पाया, अन्यथा महाराज हमारी मदद के लिए अंजल अवश्य भेजते। आह, पानी। काश हम गाँव छोड़कर ही कहीं और चले गए होते। कैसी बातें कर रही हो पार्वती, पुरखों की जमीन को क्या ऐसे ही छोड़कर जाते हैं? हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। जबकि लालगढ़ के निवासियों की मुसीबतें दूर। बाकीलाल राग रंग में डूबा हुआ था। सी बाकीलाल ने सारी जमा पूंजी अपने ऐसो आराम पर उड़ा दी। फिर एक दिन, आह, केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। अब मुझे महल लौटकर चलना चाहिए। 10 बैलगाड़ियां एकत्रित कर वह वापस महल की ओर लौट पड़ा। आह, रास्ते में क्यों ना लालगढ़ भी होता चलो। कोई कहानी गढ़कर वहाँ के लोगों को सुना दूंगा और इन बची कुची मुद्राओं से थोड़ा भोजन खरीद कर उन्हें सौंप दूंगा, वरना वे मेरी शिकायत करने विशालगढ़ भी तो पहुँच सकते हैं। ऐसा सोच उसने बैलगाड़ियों का रुख लालगढ़ की ओर कर दिया। इधर लालगढ़ के निवासी अब मृत्यु की प्रतीक्षा में जी रहे थे कि अचानक एक तीर अठासा वहाँ गूंज उठा। हा हा हा, हे भगवान, अब यह मुसीबत कौन सी आ पड़ी है हम पर। नजर उठी तो सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस। हा हा हा, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। उफ राक्षस, अब तो इतना दम भी नहीं रह गया कि उठकर भाग सके हम। राक्षस की बातें सुनते ही लाड़कल के निवासियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। सभी लगभग एक ही स्वर में चिल्ला उठे, राक्षस भाई, हम पर रहम करो। जितनी जल्दी हो सके हमें खाकर अपनी भूख शांत कर लो। यह तो स्वयं मरने पर उतारे हुआ है। इनमें तो इतना भी दम नहीं दिखता कि उठकर खड़े भी हो सके। लगता है मैं खुद कई दिनों से भूखे प्यासे मर रहे हैं ये। इन भूखे कंकालों को खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद भूख से मर जाऊं। अरे राक्षस भाई, जीवित छोड़कर कहाँ चल दिए तुम? इसी पल उनमें से एक चौंक पड़ा। अरे भाई, शायद कोई बैलगाड़ियों का काफिला इधर आ रहा है। बैलगाड़ियों से उस काफिलों को देखकर गांव वालों के अलावा 2 व्यक्तियों के चेहरे भी खिल उठे थे। बाकीलाल आगे आ चुके, तीर कमान कस ले। कम वक्त ना जाने इतने दिनों बाद क्यों पहुंचा है। हमारा तो खाना पीना भी कल शाम से खत्म हो चुका है। इससे छलनी करने में मैं अब देर नहीं लगाऊंगा। जरा निकट तो आने दो इसे। इधर बाकीलाल के निकट पहुंचती सबने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह देख बाकीलाल गंभीर हो बोला, भाइयों, मेरा नाम बाकीलाल है। मुझे आपकी हालत देखकर सचमुच बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता। विशालगढ़ से लालगढ़ के रास्ते में भीषण आंधी तूफान में फंस गया था। सारा खाना पानी भी बर्बाद हो गया। जो कुछ बचा रह गया उसे लेकर सीधा चला रहा हूँ। 2 दिन से मैंने भी अन्न का दाना नहीं चखा है। आपसे विनती है, इस भोजन को ग्रहण करो और मेरी शिकायत महाराज से ना करें, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यह सुन गांव का मुखिया प्रसन्न हो उठा। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप देरी से यहाँ पहुँचे, क्या मतलब? जी हाँ बाकीलाल जी, अगर आप यह खाद्य सामग्री लेकर पहले ही आ गए होते तो आज शायद हम जीवित न बचते। मैं कुछ समझा नहीं। मुखिया ने राक्षस के आने से लेकर भूखे ही चले जाने की बात उसे बताने के साथ ही कहा, आप आज से पहले भोजन ले आते तो यकीनन हम उसे ग्रहण करके स्वस्थ हो जाते। उस अवस्था में वह राक्षस हमें अपना भोजन बनाए बिना ना छोड़ता। ओह, तो यह बात है। आप तो हमारे लिए जीवनदाता बनकर आए हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। फिर भला कैसी शिकायत? बोलो बाकीलाल की जय हो। वारे प्रभु, तेरी माया, यहाँ भी अपना चक्कर चला दिया उसी पल। हाँ हाँ, आखिर मेरा शिकार मिल ही गया है मुझे। अरे बाप रे बाप, यह राक्षस तो फिर लौटा है। मर गए रे। इन सब में से मैं ही सबसे अट्टा कट्टा हूँ। यह मुझे अपना डकार लिए बिना ही हजम कर जाएगा। बुरा पसारे मैं तो। और उसी पर उन दोनों ने पेड़ पर बैठकर तीर छोड़ दिया। छोड़ रही थी। यह मारा। यह बाकीलाल उछल कर राक्षस के पैरों में गिर पड़ा। राक्षस जी, कृपा कर मुझे जाने दो। मुझे खाकर तो आपका जायका ही बिगड़ जाएगा। आप चाहें तो बैलगाड़ियों से जुते सारे बैल खा लीजिए, लेकिन मुझे। अरे लेकिन यह क्या? बाकीलाल के नीचे झुकते ही वे दोनों तीर राक्षस के पेट को चीरते हुए पार निकल गए थे और राक्षस धड़ाम कर धराशायी हो नीचे गिरा। भागो! अगर मैं ठीक समय पर राक्षस के पैरों में ना गिर पड़ता तो ये सभी तीर मेरे सीने में आ घुसते। राक्षस मारा गया है, राक्षस मारा गया। सभी गांववासी खुशी से उछल पड़े। लालगढ़ के निवासियों ने बाकीलाल को प्रसन्नता से खड़ा किया और फिर बोले, आपने तो कमाल कर दिया बाकी जी, राक्षस को किस चतुराई से मार डाला है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपके दोनों साथी भाग क्यों खड़े हुए हैं? और अभी बाकी कुछ कह पाता कि तभी एक का एक आकाश से तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी और फिर देखते ही देखते काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह देख गांववासी खुशी से नाचने लगे। भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई भूख प्यास से नहीं मरेगा। बाकीलाल के शुभ चरण हमारे लालगढ़ में पड़ते ही हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई हैं। बोलो बाकीलाल की जय हो। बोलो इंद्र देवता की जय हो। अब तो मुझे तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। फिर बाकी अपनी जय जयकार सुनने के लिए वहाँ नहीं रुका और एक बैलगाड़ी लेकर वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। आखिर वो टिकना और लंबा व्यक्ति कौन थे जो मेरी जान लेना चाहते थे? अब बाकीलाल महल पहुंचा। अरे बाकीलाल जी, आप लौट आए। आपको तुरंत महाराज के पास भेजने की आज्ञा है। महाराज के पास? मुख्य द्वार पार कर बाकीलाल जैसे ही आगे बढ़ा। अरे बाकीलाल जी, आप तुरंत महाराज से मिलिए। कमाल है, जो भी मिलता है वही महाराज के पास जाने को कहता है।
कुछ और आगे बढ़ते ही ओह बाकीलाल आप लौट आए, आपको फ़ौरन महाराज से मिलना चाहिए। और महाराज के कक्ष में पहुँचते पहुँचते बाकीलाल का हृदय एक आशंका से काँप उठा था। ओह बाकीलाल को देखते ही महाराज चीख पड़ी, अरे बाकीलाल उफ, कहीं महाराज को मेरी लालगढ़ वाली कारगुजारी का पता तो नहीं चल गया? बाकीलाल कहाँ चले गए थे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे यहाँ क्या क्या घटा है? आखिर हुआ क्या है महाराज? महामंत्री धर्म सिंह का खून हो गया और लाश भी गायब है। खून? महामंत्री जी का खून, लाश गायब है? मुझे पूरी बात बताइए महाराज की आखिर हुआ क्या है? सुनो, यह उसी दिन की बात है जिस दिन तुम लालगढ़ रवाना हुए थे। महामंत्री धर्म सिंह मेहमानों की अवभगत में लगे हुए थे। इधर मेहमानों के लिए भोजन तैयार हो रहा था जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य रसोई शरीफ चंद के ऊपर थी। ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सभी मेहमानों के आने तक सारे व्यंजन तैयार हो जाने चाहिए। और तभी ओह महामंत्री जी आप, हाँ मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दोस्त, मुझे तुझसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे सजा दिलवा कर ही छोड़ूंगा। सुनते ही शरीफ चंद भय के मारे जोर जोर से चिल्ला, खून? महामंत्री जी का खून हो गया? क्या कहा? महामंत्री का खून? पलक झपकते ही यह खबर हम तक भी पहुंच गई। हम यह खबर सुनते ही सख्ती में आ गए। क्या क्या क्या? महामंत्री धर्म सिंह जी का खून हो गया? हे प्रभु, महामंत्री जी का खून हो गया? सभी हैरान परेशान थे। हम भागे भागे वहाँ पहुँचे। शरीफ चंद ने डटे डर से हाथ के संकेत से हमें बताया, वह पड़ी है महामंत्री जी की लाश। उफ! हम सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुँचे। कहाँ है लाश? लाश यहीं होनी चाहिए थी। हत्यारे ने यहीं पर महामंत्री पर छुरे से वार किया था। ये देखिए महाराज, खून। उफ! इसका मतलब ये सच कह रहा है, यहाँ महामंत्री जी का खून किया गया है। लेकिन शरीफ चंद, अगर यहाँ खून हुआ तो फिर लाश कहाँ गई है? अब जब काफ़ी देर तक किसी की समझ में यह रहस्य न आया तो हमने आदेश दिया, सैनिकों लाश की तलाश में महल का चप्पा चप्पा छान मारो और हत्यारे को ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजो। हत्यारा किसी भी सूरत में बचकर निकलना नहीं चाहिए। जाओ जल्दी करो। जो आज्ञा महाराज। हम चप्पे चप्पे की तलाश शुरू करते हैं। अपनी बात समाप्त होते ही राजा विक्रम सिंह अत्यंत परेशान स्वर में बोले, और इस सब के बावजूद भी तो अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा और न ही महामंत्री जी की लाश का। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा बाकीलाल, हम क्या करें? यह तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। चलो, बाकीलाल मन ही मन सोचता, चलो अच्छा हुआ उसी कमबख्त खुसट के कारण लालगढ़ में मेरे प्राण जाते जाते रह गए थे, अब आएगा मजा। लेकिन प्रकट में वह बोला, किंतु महाराज इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लाश की तलाश और हत्यारे की खोज करना तो गुप्तचरों का कार्य है। नहीं नहीं बाकीलाल, अब यह कार्य उनके बस का नहीं रहा। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को तुम ही सुलझाओ। मैं बाकीलाल सुनते ही हैरान हो गया और मरता क्या ना करता। मजबूर होकर बाकीलाल को ओखली में सिर्फ देना ही पड़ा। अब हत्यारा बाकीलाल की तीक्ष्ण नज़रों से बच नहीं सकता है। खुसट खुद तो चला गया, साथ ही मेरी जान भी आफत में डाल गया है। उसी रात बाकीलाल की नींद एकाएक की किसी प्रकार के पुकारने से गूंजी, बाकीलाल बाकीलाल। कौन? इतनी रात गई, मुझे कौन पुकार रहा है? कौन है भाई? सामने क्यों नहीं आते हो? यह मैं हूँ बाकीलाल, महामंत्री धर्म सिंह की लाश खिड़की पर खड़ी उसे पुकार रही थी। महामंत्री धर्म सिंह की लाश? बाप रे! इतना सुनते ही बाकीलाल रजाई में छिप जाता। भूत 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 भूत! बाकीलाल चिल्लाने लगता है। कुछ ही देर में पूरे महल में लोग जाग गए। राजा विक्रम सिंह बाकीलाल के कक्ष की ओर दौड़े। भूत भूत भूत! ये आवाज़ तो बाकीलाल की ही है। और फिर बाकीलाल उठो, कहाँ है भूत? भूत बचाओ बचाओ! बाकीलाल चद्दर से मुँह बैठा था। यहाँ तो कोई नहीं है, इधर है वो। बाकीलाल उंगली से इशारा करता है। ओह बाकीलाल, वो तो आईना है बाकीलाल, तुमने अपनी शक्ल देखी होगी, अंधेरे में वह तुम्हें भूत जैसी लग रही है। और सैनिक इतना सुनते ही हंसने लगते, अरे ये क्या? लेकिन महाराज, मैंने महामंत्री का भूत देखा था, वो मुझे पुकार रहे थे। महामंत्री जी का भूत? यह तुम क्या कह रहे हो बाकीलाल? भूत? महामंत्री जी का भूत? मैं सच कह रहा हूँ, महामंत्री जी का भूत ही था वो। ऐसा लगता है कि मृत्यु के पश्चात महामंत्री की आत्मा अभी तक भटक रही है। तुम्हें अवश्य ही वहम हुआ है। चलो अब सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें हत्यारे व लाश की तलाश करनी है। हाँ, दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेना। ठीक है महाराज। इसका सच मतलब सचमुच में सपन देख रहा था। इतना कहकर महाराज तो चले गए, लेकिन इधर बाकीलाल का दिमाग एक नई खुराफात करने की सोच रहा था। मिल गया, इस मनहूस काम से पीछा छुड़वाने का मौका मिल गया है मुझे। अगर मैं महल में महामंत्री के भूत का प्रचार कर दूँ तो सब लोग महल छोड़कर चले जाएंगे। मैं चुपके से भीतर आकर आराम से यहाँ रहूँगा। वो मारा पापड़ वाले को और उसी रात प्रधान रसोइये शरीफ चंद के कक्ष में। उफ, कौन है ये? किसी ने उस पर लौकी फेंक कर मारा। अरे यह तो लौकी है। अचानक एक सरसराता हुआ टमाटर उसकी नाक पर आकर फूट गया। भयभीत शरीफ चंद के मुंह से गिग्गिया सी आवाज़ निकली, कौन हो? ईशन एक खरखराती आवाज़ वहाँ गूंजी। मुझे नहीं पहचाना शरीफ चंद? मैं हूँ महामंत्री धर्म सिंह। भूत भूत! तुमने मुझे मरते हुए तो देखा है, लेकिन मुझे बचाने की चेष्टा नहीं की मूर्ख। अब मैं तुझे भी मार कर प्रेत योनि में शामिल कर लूँगा। हाँ हाँ, नहीं बचाओ! अरे कोई है, बचाओ मुझे! भूत 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 भूत! अब यह लवादा छिपा कर चलो शरीफ चंद की खबर लेने। और कुछ ही देर में, अरे शरीफ चंद क्या हुआ? तुमने इतने घबराए क्यों हो? बाकीलाल जी, मैंने भूत देखा, महामंत्री जी का भूत देखा है। क्या कहा? महामंत्री का भूत? जी हाँ बाकीलाल जी,
वह मुझे मार डालेगा। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ महल छोड़कर। यात्री के अंतिम पहर। अचानक राजमहल के उद्यान के माली की नींद टूटी। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा। इस समय कौन होगा बाहर? द्वार खोलते ही अरे कौन था? गायब? जरूर कोई आसपास छिपा है, मुझ बूढ़े से मजाक कर रहा है। उसका ध्यान नहीं था कि नीचे एक रस्सी का फंदा पड़ा है। दूसरे ही पल माली के गले से चीख निकल आई और माली पेड़ पर लटका था। बचाओ 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 मुझे, तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। इस खरखराते स्वर को सुन माली की गिनगिया सी बंद गई थी। वह अकलाया सा बोला, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते हो? मुझे नहीं पहचाना मूर्ख? मैं महामंत्री धर्म सिंह का भूत हूँ। आज मैं तेरा गरम गरम लहू पीऊँगा। और भूत का नाम सुनते ही माली चीख मारकर बेहोश हो गया। बाकेलाल ने तुरंत रस्सी छोड़ दी। चलो यह भी अच्छा हुआ, यह बेहोश हो गया। अब इससे पहले कि कोई इधर आने के लिए मुझे इसके पाँव से रस्सी निकाल लेनी चाहिए। फिर जैसे ही बाकेलाल ने रस्सी निकालकर झाड़ियों की ओर फेंकी, चीख की आवाज़ इधर से आ रही है। अरे वहाँ कौन खड़ा है? बाकेलाल जी आप? मैं तो यहाँ चीख की आवाज़ सुनकर आया था, किंतु अब तुम देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे उठाकर राजवैद्य जी के पास ले चलो। फिर होश में आते ही माली अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे सैकड़ों भूत पड़े हो। अरे सुनो तो राम सिंह, कहाँ भाग रहे हो? यह महल अब भूतिया महल बन गया है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। अद्भुत का इतना प्रचार हो गया कि सूरज उगने के से पूर्व ही महल के आधे कर्मचारी महल छोड़कर भाग चुके थे। अगले दिन महाराज और बाकेलाल आमने सामने थे। बाकेलाल, यह क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है। मैं तो केवल इतना कहूँगा महाराज की इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। फिर स्वयं मैंने अपनी आंखों से भी भूत देखा है। महाराज मेरी तो राय यह है कि यह महल खाली करके आप भी दूसरे महल में चले जाए। मैं इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन अगर इसी बीच आपको कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भूतों का क्या भरोसा, वह किसी के साथ कैसी भी दुष्ट हरकत कर सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज अब हम सब इस महल में नहीं रहेंगे। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अतः हम सब यहाँ से जाने का निश्चय कर चुके हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं महाराज कि आप भी यह महल छोड़ दूसरे महल में चले जाए। ये ठीक कहते हैं महाराज। और इस प्रकार राजा विक्रम सिंह दूसरे महल में आ गए। वाह, मेरी योजना सफल हो गई है। अब आज रात ही मैं चुपके से यहाँ से गायब होकर महल जाऊँगा, जहाँ मुझे किसी लाश की तलाश में सिर नहीं खपाना पड़ेगा। उसी रात बाकेलाल पुराने महल में आगा। कितनी शांति है यहाँ। अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, बाद में देखी जाएगी मुझे। आधी रात के समय अचानक बाकेलाल की नींद उचट गई। अरे यह कौन है? शायद कोई चोर कक्ष में घुसने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन महल में तो इस वक्त मैं अकेला हूँ। बाप रे बाप, अब क्या होगा? वे तीनों व्यक्ति बड़े ही रहस्यमय ढंग से भीतर आ गए। उनके निकट पहुंचकर उनमें से एक बोला, क्या इसे जगाएं? नहीं, ऐसे ही उतार दो गर्दन। बड़के जल्दी कर गर्दन। मर गए बाके बेटा। अब तो बड़के का छुरे वाला हाथ ऊपर उठा, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आ पाता एक आवाज़ वहाँ गूंज उठी, खबरदार। कौन है? यह आवाज़ तो बाकेलाल आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। अरे ये तो आवाज़ महामंत्री धर्म सिंह की है। उफ, ये क्या? भूत! महामंत्री धर्म सिंह, ठहरो बाके, मैं भूत नहीं हूँ। भूत! महामंत्री धर्म सिंह तलवार हाथ में लिए खिड़की से प्रवेश कर रहे थे। और तुम अपनी जगह पर खड़े रहना हसमुख, तुम्हारा भांडा अब फूट चुका है। हसमुख महाराज का विशिष्ट सलाहकार। बाकी देख लो, मैं भूत नहीं हूँ, असली महामंत्री धर्म सिंह ही हूँ। हाथ लगा कर देख लो मुझे। लेकिन महामंत्री जी, आगे की कहानी तुम्हें हसमुख बताएगा। क्यों हसमुख? मुझे क्षमा कर दीजिए महामंत्री जी, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। क्या अपराध किया तुमने? यह सच है बाकी जी की आपकी परिस्थिति देखकर मैं ईर्ष्या से जल उठा था। फिर एक दिन मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। लखिया महाराज से पहले मेरे हाथ लग गया था। कौन हो तुम? महाराज से क्यों मिलना चाहते हो हजूर? मुझे इसी महाराज से भेंट करनी है। लालगढ़ में भयानक भूखा व अकाल पड़ा है हजूर। मैं महाराज से बहुत से प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। लालगढ़ के विषय में जानने के बाद मैंने उसे महल में जाने दिया और सोचा, वाह महाराज लालगढ़ के लिए रसद अवश्य भेजेंगे, और अगर ये रसद लेकर बाकेलाल लालगढ़ जाए और वहाँ अब बाकेलाल नहीं बचेगा। संयोग से अगले दिन राजकुमार का नामकरण समारोह भी था। मैंने बड़के और छुटके को बाकेलाल का काम तमाम करने का कार्य सौंप दिया। लेकिन हसमुख, अगर रसद लेकर कोई और चला गया तो तुम देख लेना, रसद लेकर बाकेलाल ले जाएगा। वाह, फिर तो हमारा काम आसान होगा। हम पहले ही लालगढ़ पहुंच जाएंगे और मौका लगते ही। इस प्रकार सारी योजना तो बन गई, लेकिन बड़के छुटके बाकी को समाप्त न कर सके। उफ, तो वीर तीर मुझ पर बड़के और छुटके नहीं चलाए थे। आगे की कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ बाकेलाल। बड़के छुटके को तुम्हारी हत्या का कार्य सौंप हसमुख शराब में इतना डूब गया था कि अपने कक्ष में जोर जोर से बोलने लगा, हा हा हा। अब बाकेलाल को कोई नहीं बचा सकता है। मेरा पद अब कोई नहीं छीन सकता। संयोग से उसी समय मैं वहाँ से गुजर रहा था। अभी मैं कुछ सुनने का प्रयास करता कि हसमुख कक्ष से बाहर निकलकर एक तरफ चल दिया। इसको रोककर पूछना होगा कि बाकेलाल के साथ इसने ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा है। मैंने उसे रोका। मुझे देख वह चौंक पड़ा। ओह महामंत्री जी आप? हाँ, मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझसे तेरी उम्मीद ऐसी बिल्कुल नहीं थी मुझे। और मुझे अपने सामने देखा हसमुख ने घबरा कर छुरा निकाला और मुझ पर वार कर दिया।
और एक तरफ बंधे घोड़ों की ओर दौड़ पड़ा। तभी शोर मच गया, खून कौन कौन, महामंत्री जी का खून। ओह, मुझे उसका पीछा करना होगा। मैंने घोड़े पर उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन एक स्थान पर एकाएक मेरी निगाहों से वह ओझल हो गया। अरे, कहाँ गया कमबख्त। तभी वृक्ष के ऊपर से फिर हंसमुख ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने हंसमुख का मुकाबला करना चाहा, तभी वहाँ किसी के आने की आहट पर हंसमुख वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अधिक खून बह जाने के कारण मैं बेहोश हो गया था और मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक मुनि की कुटिया में पाया। ओह, मैं कहाँ हूँ महात्मा, घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो। पूरी तरह स्वस्थ होने में मुझे समय लग गया। फिर जब मैं महल पहुँचा तो अरे, बाकी तो ठीक ठाक है, इसका मतलब हंसमुख का षड्यंत्र विफल हो गया है। और तब मैंने सोचा, इसका मतलब हंसमुख फिर से षड्यंत्र करेगा, क्यों ना अभी कुछ दिन और दुनिया की निगाहों से छिप कर रहूं और हंसमुख को रंगे हाथों पकड़ूं। ऐसा सोच मैं वापस चला गया। फिर रातों होते ही मैं अपनी योजना तुम्हें समझाने तुम्हारे कक्ष की खिड़की पर पहुंचा और तुम्हें पुकारा, बाकीलाल बाकीलाल। लेकिन तुमने मुझे भूत समझ लिया और शोर मचा दिया। मुझे वहाँ से भागना पड़ा। ओह, बाकी ने सब गड़बड़ कर दी है। फिर अगले दिन ही मेरे भूत का प्रचार आरंभ हो गया। मेरा भूत महल में देखा गया। मुझे लगा कि कहीं इसमें भी हंसमुख की कोई चाल तो नहीं है। फिर एक दिन महल खाली हो गया। मैंने तुम्हें रहस्यमय ढंग से महल में दाखिल होते हुए देखा। अब जब महल में कोई नहीं रहा तो बाकी भीतर क्यों जा रहा है। मैं अभी महल में घुसने की सोच ही रहा था कि तभी वे तीनों शैतान भी महल में मुझे घुसते दिखाई दे। उफ, ये शैतान भी, मामला कुछ गड़बड़ लगता है। और उसके बाद तो तुम जानते ही हो बाकी की क्या हुआ। उफ, मेरी चैन में आराम से रहने की सारी योजना चौपट हो गई है। अब तो मुझे ऐसा नाटक करने पड़ेगा कि जैसे महामंत्री की तलाश में, मेरा मतलब महामंत्री का पता मैंने ही लगाया है। सहसा महामंत्री ने पूछा, बाकीलाल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब सब लोग महल छोड़कर चले गए थे तो तुम वापस यहाँ क्यों आए। वो इन्हीं दुष्टों की तलाश में महामंत्री जी। लालगढ़ में बड़के चुटकी के आक्रमण के बाद मुझे इस षड्यंत्र की आगाज हो चुका था। तब मैंने सोचा कि आपके भूत का प्रचार करके यह महल खाली करवा दूं। फिर अकेला पाकर हत्यारे मुझ पर आक्रमण अवश्य करेंगे। अगर आप कुछ देर और ना आते तो मैं मार मार कर इनका सूरमा बनाने वाला था। उफ, आप महान हैं बाकीलाल जी और मैं मूर्ख, आपकी योजना ना समझ चुका। उफ, यही मौका है। और इसी पुल हंसमुख महामंत्री पर टूट पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी समझने का मौका नहीं दूंगा महामंत्री जी। उफ, अब तुम दोनों मरोगे और इस महल में रहोगे। वाह उस्ताद, क्या हाथ चलाया है, ख़त्म कर दो अब इन दोनों को। लेकिन ठीक उसी पल एक तीर झटके से धरती हिल पड़ी। अरे अरे, ये क्या, ये तो भूकंप आ गया। भागो बाकीलाल। बाप रे, आज तो मरे बाकीलाल बेटा, भाग यहाँ से। दोनों जैसे ही कक्ष से बाहर निकले, कक्ष की छत भरभरा कर गिर पड़ी और तेज दौड़ो बाकी। तभी झटका खाकर दोनों गिर पड़े और गिरते ही बाकीलाल बेहोश हो गया। और जब बाकी को होश आया तो ओह, मैं कहाँ हूँ, हमारे दूसरे महल में हो बाकीलाल तुम। अरे महाराज, आप उठो बाकी, अब तुम ठीक हो। हाँ बाकीलाल, महामंत्री ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर हम सब लोग पुराना महल छोड़कर इस नए महल में ना आते तो ना जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर डाला है वहाँ। लेकिन बाकी, तुमने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला। अगर अकेला पाकर वे हत्यारे तुम्हें, उफ, मेरे कारण ये सब बच गए हैं। लालत है मुझ पर। काशी ने महल से बाहर ना करके खुद चला गया होता तो शायद इस दूसरे महल का मालिक मैं ही होता। और इतना सोच बाकी रोने लगता है। लेकिन अब तो पासा पलट चुका था। अरे बाकी नई बात बनाकर बोला, नहीं महाराज, दरअसल मुझे भूकंप में महल ले जाने की पूरी जानकारी कुछ दिनों पूर्व सोपन में भगवान शंकर के कारण प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता था कि महामंत्री की लाश की तलाश में हत्यारों की खोज भी लगे हाथों कर ही ली जाए। अब आप तो जानते ही हैं भगवान शंकर की मुझ पर अति कृपा है, इसलिए मैं अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। उफ बाकी, आज तो तुमने हमें अपना गुलाम बना लिया है। और तब राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, साथियों, उस दिन महामंत्री के कारण हमें अपने पुत्र का नामकरण समारोह रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब यह समारोह अगले सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें बाकीलाल राजकुमार के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच कर रखेंगे। इनाम की जगह नाम लालत है बाकी, तेरी किस्मत पर। बोलो बाकीलाल की जय हो। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।